Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, अंशु शर्मा, पूजा मीना, पूजा कुमावत, कंचन चौधरी, पायल राजे, चंदा शर्मा, है ना बेटा? इंदिरा चौधरी, पूजा मीना, पूजा कुमावत, ये आ गई पूजा मीना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
हाँ, आज अपन स्टार्ट करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में, ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं निम्न प्रकार की हैं। पहला है एक्सप्लॉयटेशन, जिसको कि शोषण कहते हैं। दूसरा है एंटीबायोसिस, मतलब प्रतिजीविता। और तीसरी है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तो बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन की, शोषण की। तो इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में एक सहभागी पार्टनर अपने आप को लाभान्वित करने के लिए दूसरे सजीव का शोषण करता है। इसमें लाभान्वित होने वाला सजीव शोषण सहभागी से आश्रय एवं पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार शोषण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परजीविता, पैरासिटिज्म, तथा दूसरा है परभक्षिता, प्रीडेटिज्म। अब इन दोनों प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं में एक सजीव अपने दूसरे सहभागी को नुकसान पहुंचाकर स्वयं लाभान्वित होता है, अर्थात अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा है बेटा, अपन कल बात कर रहे थे पैरासिटिज्म की। एक तो होते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, एक है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, एक है टोटल रूट पैरासाइट। तो अपन बात करते हैं पूर्णतया स्तंभ परजीवी की। तो कुछ पादप जैसे कि अमरबेल, कस्क्यूटा एवं कैसिया, कैसीथा कर लो, कैसिया नहीं होके कैसीथा, CASSYTHA, कैसीथा अन्य पुष्पधारी पौधों जैसे बेर, बबूल, खेजड़ी, शीशम एवं अडूसा के ऊपर पूर्णतया स्तंभ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन परजीवी पौधों में पत्तियों एवं क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। इनका तना अत्यंत ही कोमल एवं दुर्बल तथा पीले रंग का होता है, जो परपोषी पौधे पर पीले कोमल तंतुओं के रूप में लिपटा हुआ या लटकता हुआ पाया जाता है। परजीवी के तने से अनेक संपर्क स्थानों पर हॉस्टोरिया चूषकांग उत्पन्न होते हैं, जो परपोषी पादप के भीतरी भाग में प्रवेश कर जाते हैं एवं इनके संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम से अपना संपर्क स्थापित करके परपोषी से आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। दोनों पादप परजीवियों में अन्य आवृत बीजों की भांति पुष्पन भी होता है तथा इनका अंकुरण भूमि पर होता है। अब बात करते हैं आंशिक स्तंभ परजीवी, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो इस प्रकार के पुष्पधारी पौधे में इस प्रकार के पुष्पधारी पौधों में हरी पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन इनका जमीन से कोई संपर्क नहीं रहता। इनकी जड़ें जमीन में स्थिर नहीं होती। इन पौधों में बेरी, BERRY प्रकार के विशेष चिपचिपे फल पाए जाते हैं, जिनको चिड़ियाएं एवं अन्य पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। इन फलों का भक्षण करते समय चिड़ियों की चोंच पर इनके बीज चिपक जाते हैं। जब इनके फलों को खाकर चिड़ियाएं दूसरे वृक्ष पर उड़कर पहुंचती हैं तथा इसके तने से अपनी चोंच साफ करती हैं, तो कुछ बीज इस वृक्ष के तने पर ही चिपक रह जाते हैं एक बार अस्मा आई है और सुमन चौधरी, अस्मा और सुमन चौधरी को एडमिट कर देते हैं। अस्मा और सुमन चौधरी।
वापस बोल रही हूँ, जब इनके फलों को, बेटे डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको मत रहने दो। जब इनके फलों को खाकर चिड़ियाएं दूसरे वृक्ष पर उड़कर पहुंचती हैं तथा इसके तने से अपनी बीक चोंच साफ करती है, तो कुछ बीज इस वृक्ष के तने पर ही चिपक कर रह जाते हैं। यही वृक्ष आगे चलकर परपोषी वृक्ष की भूमिका निभाता है। अनुकूल परिस्थितियों में परजीवी पादप के बीज अंकुरित होकर अपनी जड़ें एवं चूष्कांग विकसित कर लेते हैं। इनकी जड़ों से परिवर्धित चूष्कांग हॉस्टोरिया परपोषी के स्तंभ में प्रविष्ट होकर इसके जाइलम से संपर्क स्थापित कर लेते हैं एवं पोषक पदार्थों, जल एवं खनिज तत्वों का लगातार जल एवं खनिज तत्वों का लगातार अवशोषण करते हैं। आंशिक स्तंभ परजीवियों के उदाहरण के रूप में मैं आपसे बात करती हूँ। क्या क्या है? लॉरेंथस लॉन्जीफेरस आम पर, डिस्कम अल्बम ओक वृक्ष पर परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा आर्सीथोबियम प्रजाति जूनिपेरस वृक्ष पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार अब हम बात करते हैं टोटल रूट पैरासाइट्स के बारे में, पूर्णतया मूल परजीवी के बारे में। तो यह आवृत बीजी परजीवी पौधे पोषण के लिए अपने परपोषी की जड़ों पर पूर्णतया निर्भर करते हैं। इनका पादप शरीर जड़ों से कार्बनिक पोषण के अवशोषण के लिए पूरी तरह भूमिगत रहता है। केवल स्केप पुष्पदंड पर केवल स्केप पुष्पदंड या पुष्पावली वृंत ही पुष्पन के पश्चात भूमि की सतह से ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि स्ट्राइगा STRIGA ज्वार पर। दूसरा एग्जाम्पल है रेफ्लेसिया वाइटिस की जड़ों पर एवं ओरोबेनकी सोलेनेसी कुल के सदस्यों की जड़ों पर। ये सभी परजीवी अपने अपने परपोषियों की जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं। अधिक वर्षा वाले स्थानों जैसे उष्ण कटिबंधीय सघन जंगलों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवं आसाम के घने जंगलों में अनेक वृक्षों एवं झाड़ियों की जड़ों पर बेलेनोफोरा BALANOPHORA बेलेनोफोरा रेफ्लेसिया एवं रेफ्लेसिया से मिलता जुलता एक अन्य पौधा सेप्रिया SAPRIA सेप्रिया हिमालयाना पूर्णतया मूल परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक मूल परजीवी। तो ये आवृत बीजी परजीवी पौधे अपने बीजों की सामान्य अंकुरण प्रक्रिया निरूपित करते हैं। इनके बीज अन्य पौधों की भांति ही भूमि में अंकुरित होते हैं तथा कुछ समय तक पौधे की वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आवृत बीजी पौधे परजीवी पौधे ये आवृत बीजी परजीवी पौधे अपने बीजों की अंकुरण प्रक्रिया निरूपित करते हैं। एक बार बेटा ममता शर्मा और पूजा मीना को एडमिट कर देती हूँ। ममता शर्मा आइए। ममता शर्मा, ठीक है बेटा। तो किसकी बात कर रहे हैं? पार्शियल रूट पैरासाइट की। ये आवृत बीजी परजीवी पौधे अपने बीजों की
अंकुरण प्रक्रिया निरूपित करते हैं। इनके बीज अन्य पौधों की भांति ही भूमि में अंकुरित होते हैं तथा कुछ समय तक पौधे की वृद्धि होती रहती है, परंतु बाद में वृद्धि जैसे ही और अधिक होती है तो इनकी जड़ें आसपास के पौधों से अपना संपर्क जल्दी ही स्थापित कर लेती है। जैसे चंदन, जैसे क्या बोला मैंने, चंदन सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम में चंदन का पौधा एक आंशिक मूल परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, क्योंकि चंदन के पेड़ की जड़ों से कुछ परजीवी मूल शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो कि आसपास के पौधों की जड़ों में प्रविष्ट हो जाती हैं। ये परजीवी जड़ें अपने परपोषी पौधे की जड़ों से जड़ जल तथा खनिज पदार्थों का जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। कुछ अन्य आवृत बीजी पौधे जैसे कि राइनेंथस, जैसे कि राइनेंथस, टोजिया एवं यूफ्रेसिया भी आंशिक मूल परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है परभक्षिता, जिसको कि पीडेटिज्म कहते हैं। ये परभक्षिता दो सजीवों के बीच संपन्न ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया के ज्वलंत उदाहरण के तौर पर निरूपित किया जा सकता है, जिसमें भोजन प्राप्त करके लाभान्वित होने वाला सहभागी सजीव भोजन आपूर्ति करने वाले सहभागी सजीव को पूर्णतया नष्ट कर देता है, अर्थात इसकी मृत्यु का कारण बनता है। दूसरी ओर परजीविता में परजीवी का उद्देश्य अपने परपोषी से, अपने परपोषी होस्ट से केवल भोजन प्राप्त करने का होता है। मतलब परजीवी होस्ट को समूल नष्ट नहीं करता है। परभक्षिता में मतलब प्रीडेटिज्म में परभक्षी सजीव दूसरी प्रजातियों के सजीवों को पकड़कर एवं मारकर खा जाता है। केवल कुछ उदाहरणों को छोड़कर प्राय प्राणी ही मुख्यतया परभक्षी प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जो परभक्षी प्राणी जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी कार्निवोर्स कहा जाता है। मतलब जो भी परभक्षी प्राणी बेटा जंतुओं को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, लेकिन पौधों को खाने वाले परभक्षी प्राणियों को शाकाहारी हर्बीवोर्स कहते हैं। इसके विपरीत पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाने वाले प्राणियों को सर्वभक्षी ओमनिवोर्स कहते हैं। क्या बताया कि पौधों को जो परभक्षी खाते हैं, पौधों को खाने वाले परभक्षी प्राणी हर्बीवोर्स कहलाते हैं, लेकिन पौधों व जंतुओं को खाने वाले परभक्षी प्राणी का ओमनिवोर्स कहलाते हैं। और जो परभक्षी प्राणी जंतुओं को खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। इसी संदर्भ में मनुष्य को भी एक प्रमुख परभक्षी कहा जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं को अपने भोजन के लिए प्रयुक्त करता है। तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे जंतुओं अर्थात कीड़े मकोड़े का भक्षण करते हैं। इनको कीट भक्षी पादप कहते हैं। मतलब कुछ विशेष प्रकार के पौधे जंतुओं अर्थात कीट मकोड़े का भक्षण करते हैं। इनको इंसेक्टिवोरस
प्लांट्स कहा जाता है, जैसे कि नेपेंथिस, NEPENTHES, इसको कि पिचर प्लांट भी कहते हैं, नेपेंथिस, ड्रोसेरा। तीसरा है यूट्रिक्यूलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया ब्लैडर वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डायोनिया, एक है आपका एल्ड्रोवेंडा, एल्ड्रोवेंडा, ALDROVANDA। नेक्स्ट है पिंग्यूक्यूला, पिंगी पिंग्यूक्यूला बटरवर्ड के नाम से जाना जाता है। तो कीट भक्षी पादप ऐसी मृदा में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसी मृदा में कीटभक्षी प्राणी पाए जाते हैं तथा मिट्टी कीचड़ युक्त या जल आक्रांत रहती है। यह पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों मकोड़ों एवं सूक्ष्म जंतुओं का भक्षण करते हैं। मतलब कीटभक्षी पादप ऐसी मृदा में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है तथा मिट्टी कीचड़युक्त या जल आक्रांत रहती है, और कीटभक्षी पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों मकोड़ों एवं सूक्ष्म जंतुओं का भक्षण करते हैं। ये कीटभक्षी या मांसाहारी कार्निवोरस प्लांट्स पादप, मतलब ये कीटभक्षी या मांसाहारी पादप रंगीन होते हैं तथा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पादप शरीर में ग्रंथिल, संवेदनशील रोम, सेंसिटिव ग्लैंड्यूलर हेयर पाए जाते हैं, जिनसे चिपचिपे द्रवीय पदार्थों का स्राव होता है। जब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स पौधे पर पहुंचते हैं तो इनको चिपचिपे रस के द्वारा पकड़ लिया जाता है तथा पादप शरीर के भीतर पहुंचाकर पाचक रसों के द्वारा इनका भोजन के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रतिजीविता की, एंटीबायोसिस को। एंटीबायोसिस मतलब प्रतिजीविता क्या होती है? तो इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में, मतलब एंटीबायोसिस में दोनों सहभागी सजीवों में से कोई भी लाभान्वित नहीं होता, लेकिन इसमें एक सहभागी सजीव के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, जिसकी वजह से दूसरी सहभागी की वृद्धि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है अथवा गंभीर अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस कहते हैं। अनेक जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई एवं एक्टिनोमाइसिटीज इत्यादि इस वर्ग के उदाहरण हैं, जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों के लिए घातक या प्रति सूक्ष्म जीवी एंटीमाइक्रोबियल होते हैं। वर्क होल्डर, BURKHOLDER के अनुसार एक्टिनोमाइसिटीज की लगभग 50% प्रजातियां एवं लाइकेंस की भी 50% प्रजातियां, वापस बोल रही हूँ, वर्क होल्डर के अनुसार एक्टिनोमाइसिटीज की लगभग 50% प्रजातियां एवं लाइकेंस की भी 50% प्रजातियां तथा अनेक उच्च वर्गीय पौधे इस प्रकार के हानिकारक या घातक पदार्थों का स्राव करते रहते हैं, जैसे कि एक नील हरित शैवाल
ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल वंश माइक्रोसिस्टस की जलाशय में जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो इसके सुखाए थैलाए जल की सतह पर आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में इसके मतलब माइक्रोसिस्टस के थैलस से हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्सिल अमीन नामक टॉक्सिक सब्सटेंस विषालु पदार्थ का स्राव होता है, जिसकी वजह से जल में उपस्थित मछलियों एवं अन्य जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है जब नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टस जलाशय में अधिक वृद्धि करता है तो इसके जो थैलस हैं, माइक्रोसिस्टस के जो सुकाए हैं, वो हाइड्रोक्सिल अमीन नामक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, स्रावित करता है और इस हाइड्रोक्सी अमील नामक टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जल में उपस्थित मछलियों एवं जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो प्रयोगशाला लेबोरेटरी में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि एक हरित शैवाल प्रजाति क्लोरेला वल्गैरिस क्लोरेला वल्गैरिस के संवर्धन के दौरान इसकी कोशिकाओं से ऐसे रसायनों का स्राव होता है जो अन्य शैवालों जैसे निष्क्रिय एवं कुछ डाई एटम्स की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की। तो प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं? इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया विभिन्न सजीवों द्वारा अपने सफल एवं सुचारू जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत विकासवाद के सिद्धांत में भी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के महत्व का उल्लेख किया गया है। डार्विन के अनुसार पर्यावरण या परिवेश में उपलब्ध एक जैसी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के दौरान विभिन्न विभिन्न निकट संबंधी सजीव प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद गौसे गौसे GAUSE गौसे ने पैरामीशियम की विभिन्न प्रजातियों पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर स्पर्धा के बारे में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए। इनके आधार पर गौसे द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब दो प्रजातियों की आवश्यकताएं एक समान होती हैं तो इनके बीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें से एक प्रजाति समाप्त हो जाती है। मतलब गाउसे ने निष्कर्ष निकाला था कि जब दो प्रजातियां हैं और इन दोनों प्रजातियों की आवश्यकताएं समान है, एक समान है, तो इन दोनों प्रजातियों के बीच क्या होगा बेटा? प्रतिस्पर्धा होगी और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के मारे एक प्रजाति समाप्त हो जाती है। इसे गाउसे का सिद्धांत या प्रतिस्पर्धा के निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। विभिन्न पेड़ पौधों के सजीव अक्सर विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे प्रकाश, जल, खनिज पदार्थ, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति के लिए विकट प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। यह प्रतिस्पर्धा भी दो प्रकार की होती है।
कौन कौन सी है? पहला है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतर प्रजातीय, सॉरी इंटर स्पेसिफिक को क्या कहेंगे? अंतरा प्रजातीय या स्वजातीय स्पर्धा। मतलब प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है। पहली है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतरा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा या स्वजातीय प्रतिस्पर्धा। दूसरी है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। यहाँ एक ही प्रजाति के पौधों के बीच स्थान या जल या पोषण प्राप्त करने के लिए उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को स्वजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे कि किसी सीमित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के अनेक पौधे उग रहे हों तो इनकी सघनता के कारण ही इनमें स्पर्धा देखी जा सकती है, जबकि दो अलग प्रजातियों के सदस्यों के बीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं, अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा संबंधी आयाम का एक रोचक पहलू यह भी है कि कुछ पादप प्रजातियों के सदस्य विशेष प्रकार के हानिकारक रसायनों का स्राव करते हैं जो अन्य प्रजाति के पौधों के लिए नुकसानदायक या घातक सिद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया को एलिलोपैथी कहते हैं एवं इसे भी स्पर्धा के नवीन प्रारूप के तौर पर लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया का प्रमुख उदाहरण टाइफा TYPHA की पत्तियों के अपघटन डिग्रेडेशन द्वारा बीजों के अंकुरण को रोकने वाले रसायनों का स्राव होना है, रसायनों का स्राव होना है। इसी प्रकार एक घास प्रजाति एरिस्टिडा ओलिगोकैंथा एरिस्टिडा ओलिगोकैंथा की जड़ों से फिनोलिक रसायन उत्पन्न होते हैं जिसके कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। यही नहीं, पौधों के अतिरिक्त जंतुओं में भी एलिलोपैथी के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे ज्वार एवं मक्का की कुछ संकर किस्मों के पौधों को खाने से पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मतलब पशुओं द्वारा चारण। तो अनेक शाक भक्षी प्राणी हर्बीवोर्स जैसे गाय, भैंस, बकरी व ऊंट इत्यादि फॉरेस्ट में, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को चरकर या इनके ऊपरी वृद्धिशील भागों को चबाकर इनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। कुछ पशु तो विशेष प्रकार के पौधों की ही चराई करते हैं, जैसे इनकी चराई अर्थात इनकी चढ़ाई की वरीयता अथवा पसंद में कुछ विशेष प्रकार के पौधे ही आते हैं, जैसे कि बकरियां एवं भेड़ें, शीप एंड गोट्स। बकरियां एवं भेड़ें, शीप एंड गोट्स काष्ठीय पौधों की पत्तियों को, गाय, भैंस एवं घोड़े घास ग्रासेस को एवं ऊंट ऊंचे वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। विभिन्न पौधों की चढ़ाई के कारण इनके पादप शरीरों में पत्तियों की कमी हो जाती है, जिसके कारण इनकी प्रकाश संश्लेषण
उत्पादों की मात्रा में भी कमी आती है। प्राय छोटे पेड़ पौधे तो प्राणियों की चराई छोटे पेड़ पौधे प्राणियों की चराई के कारण जड़ सहित ही उखड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के कठोर खुरों या पंजों के निशान जमीन पर गड़ते हैं तथा वहां की भूमि कठोर हो जाती है एवं अंकुरणशील नवोद्भिद पौधे भी इसके कारण नष्ट हो जाते हैं। अनेक वन्य पशुओं जैसे नील गायों के खेतों व जंगलों में पेड़ पौधों की निरंतर चढ़ाई से वहां की कृषि उपज तथा फॉरेस्ट वनों में पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये शाकाहारी पशु अनेक कोमल शाकीय पौधों को अपने खुरों से रौंद देते हैं। यदि पालतू पशुओं को लगातार कुछ दिन किसी खेत या जंगल से एक निश्चित मार्ग से निकाला जाए तो कुछ ही अवधि के पश्चात उन पशुओं के गुजरने का मार्ग एक पादप विहीन सीधी रेखा के रूप में दिखाई देने लगता है। चरने वाले पशुओं के खुरों के जहाँ निशान पड़ते हैं वहां की मृदा में वायु विनिमय नहीं होता एवं यह कठोर हो जाती है तथा इसका उपजाऊपन धीरे धीरे कम होने लगता है। पशुओं के लगातार चराई एवं वन्य भूमि पर अतिक्रमण के कारण जंगल धीरे धीरे वनस्पति विहीन होने लगते हैं तथा सॉइल इरोजन मृदा अपरदन बाढ़ फ्लड्स भू कटाव अनियंत्रित रूप से जल का बहना एवं चट्टानों का क्षरण वेदरिंग जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी भी क्षेत्र में अनियंत्रित एवं अधिक चराई के कारण कुछ समय के बाद उस क्षेत्र में पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं रहता एवं ये रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मर्फी द्वारा सहारा रेगिस्तान में किए गए अपने अध्ययनों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की गई। कैसस द्वारा सहारा रेगिस्तान संबंधी अध्ययनों के आधार पर ही अपनी यह अवधारणा प्रस्तुत की गई है कि सहारा मरुस्थल के कुछ सीमित क्षेत्रफल में जानवरों की चराई प्रतिबंधित कर देने के कुछ समय पश्चात वहां की वनस्पति में अनेक प्रकार के बदलाव दिखाई देने लगते हैं या दिखाई देने लगे हैं। जानवरों द्वारा चराई का दुष्प्रभाव एक वर्षीय पौधों पर बहुवर्षीय पौधों की तुलना में अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार चराई के द्वारा तुलनात्मक रूप से शाकीय वनस्पति अधिक क्षतिग्रस्त होती है। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में लगातार चराई होती है वहां सामान्य पौधों के स्थान पर धीरे धीरे कांटेदार पादप अधिक मात्रा में उगने लगते हैं। तो इस